मगर यूनिवर्स खुद ही बन गया था, है ना? है ना? कोशिश तो की है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरीके से इस सब को एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट अक्सर यूज किया जाता है। कंटिजेंसी आर्गुमेंट क्या होता है, उसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। ये कंप्लीट डिटेल नहीं होगी कंटिजेंसी आर्गुमेंट के बारे में, क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव है। ये एज अ गाइड यूज करें ताकि उसके बाद आप अपनी रिसर्च करें। और दूसरा, मैं जहां भी कंटिजेंसी बोलूंगा या कंटिजेंट बोलूंगा, उससे मेरा मतलब होगा डिपेंडेंट चीज। अब हर जगह मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यह दिमाग में रख लीजिएगा। कंटिजेंसी आर्गुमेंट कहता क्या है? कंटिजेंसी आर्गुमेंट कहता है कि दो तरह की बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं, कुछ कंटिजेंट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, कुछ नेसेसरी होती हैं। अब सारी बीइंग्स डिपेंडेंट या कंटिजेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से नेसेसरी बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है। उस नेसेसरी बीइंग को गॉड कहते हैं। फिर आर्गुमेंट में इसमें बहुत सारे मसले हैं। अब हमें कैसे बताएं कोई चीज कंटिजेंट है कि नहीं है? हम टेस्ट कर लेते हैं। क्या मैं नेसेसरी बीइंग हूं? अगर मैं एग्जिस्ट ना करता तो इस यूनिवर्स को कोई फर्क पड़ता? नॉट नेसेसरली, यूनिवर्स वैसे ही एग्जिस्ट करता रहता। अगर ये अर्थ सारी की सारी एग्जिस्ट ना करती तो क्या यूनिवर्स को कोई फर्क पड़ता? नहीं, क्योंकि यूनिवर्स फिर भी एग्जिस्ट करता रहता, ऑल्दो डिफरेंट होता, मगर यूनिवर्स होता। तो उसका क्या मतलब? यूनिवर्स नेसेसरी चीज है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि यूनिवर्स का, जैसे हमने पहले भी देखा, दो डिफरेंट तरीके से वो एग्जिस्ट कर सकता है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे अर्थ है, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे अर्थ नहीं है। दोनों यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स इटसेल्फ भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। तो उस नेसेसरी चीज को गॉड कह देते हैं। इसकी एग्जांपल ह्यूम एडवर्ड प्रिंसिपल से दी जाती है कि इमेजिन करो हमारे पास एक सेट ऑफ कंटिजेंट डिपेंडेंट चीजें हैं, जिनमें से हर एक डिपेंडेंट चीज की एक्सप्लेनेशन एक और डिपेंडेंट चीज है, और उस डिपेंडेंट चीज को एक्सप्लेन करती है एक और डिपेंडेंट चीज। इस तरीके से या तो ये एक सर्कल में चले जाते हैं, या ये इन्फिनिटली एक्सपैंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक नेसेसरी बीइंग की एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंटिजेंट चीजें ही आपस में एक दूसरे की सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे देती हैं। यहाँ पे एक मसला आता है कि मैं उस सेट की एग्जिस्टेंस एज अ होल को एड्रेस करने में नाकाम रह जाता हूँ कि वो सेट इन द फर्स्ट प्लेस क्यों एग्जिस्ट करता है। उस सारे सेट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सबसे बाहर निकल के एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस को एड्रेस करना पड़ता है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि इमेजिन करें मैं एक ट्रेन स्टेशन पे हूँ और मैं देखता हूँ कि ट्रेन की आखिरी कार्ड मूव कर रही है। अगर मैं पूछूं कि ट्रेन की आखिरी कार्ड क्यों मूव कर रही है, तो इसका जवाब है कि क्योंकि इसको एक अगली कार्ड मूव कर रही है। अच्छा, वो एक अगली कार्ड क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उसको एक अगली कार्ड मूव करा रही है। इस तरीके से मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूं, मगर मुझे मेन उस मोशन का रीजन नहीं पता चलेगा जब तक मैं उस इंजन को नहीं एड्रेस कर लेता जो कि इन सारी कार्ड्स को खींच रहा है। द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन कंटिजेंट थिंग्स, you have to explain it with something that isn't contingent, with something that is necessary. इसके बाद अक्सर सेकंड ऑब्जेक्शन ये लगाई जाती है कि हर चीज की एक्सप्लेनेशन होना ही क्यों जरूरी है? कोई चीजें बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के भी तो अपनी तरीके से हो सकती हैं। फेयर पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है। इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग को टेस्ट कर रहे हो कि हर चीज के पीछे सफिशिएंट रीजनिंग होना जरूरी है कि नहीं है। ये बात बहुत फेयर है, मगर आप बहुत थिन लाइन को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि हमारी साइंस ये प्री अजम्पशन लेके चल रही होती है कि हर चीज के पीछे सफिशिएंट रीजनिंग है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग को क्वेश्चन करने लगते हैं तो बहुत सारे डायलेमास आपको फेस करने लगते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्स्ट करो, मेरे हाथ में एक क्यूब है, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ। हो सकता है ये क्यूब मेरी इमेजिनेशन ने बनाया हो, ये क्यूब रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत स्टूपिड सी बात है, और यही पॉइंट है। हर चीज के पीछे एक सफिशिएंट रीजनिंग है जो कि हमें थ्रू आउट द यूनिवर्स नजर आता है। अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि किसी के पीछे रीजनिंग होना जरूरी नहीं है, तो फिर हम इस डोर को भी ओपन कर लेते हैं कि हो सकता है मेरे सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो और उनके पीछे कोई रीजन ना हो। अलेक्जेंडर प्रूस्ट ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि इमेजिन करें एक कैनन बॉल से एक कैनन फायर की जाती है, और जिस पॉइंट पे वो कैनन बॉल कैनन को लीव करती है, और उस पॉइंट पे जब वो कैनन बॉल ग्राउंड से टकराती है, हम इस टाइम फ्रेम को लें। उसकी सारी ट्रेजेक्ट्री में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम उस कैनन बॉल को एनालाइज करें, तो हम उसकी उस स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं उससे कैनन बॉल एक पिछले इंस्टेंट पे कहाँ मौजूद थी, और लॉज ऑफ फिजिक्स से। तो फिर हमारे पास मसला आ जाता है कि अच्छा, मैंने इस स्टेट को एक्सप्लेन कर दिया कि इससे एक पिछली स्टेट इस स्टेट की वजह बन सकती है, तो इस स्टेट में आने की क्या वजह है? इस स्टेट में आने की वजह फिर से वो कैनन बॉल एक पिछले इंस्टेंट में कहाँ थी, और लॉज ऑफ फिजिक्स की वजह से मुझे वो एक्सप्लेन हो सकती है। क्योंकि हम टाइम को इन्फिनिट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं एक इन्फिनिट टाइम तक इस प्रोसेस को जारी रख सकता हूं, मगर मैं क्रक्स तक तब तक नहीं पहुंचूंगा जब तक मैं उस कैनन को एड्रेस नहीं कर देता जिससे कैनन बॉल निकल रही है।
इसके बाद एक और आर्गुमेंट निकाला जा सकता है कि आपने जो फर्स्ट कॉज की प्रॉपर्टीज बताई हैं वो 3 है, कि उस फर्स्ट कॉज इटसेल्फ का कोई कॉज नहीं है, वो कॉज नेसेसरी है और वो कॉज हमेशा से हो सकता है। तो क्यों नहीं ये 3 चीजें यूनिवर्स के बारे में पूरी हो सकती? क्यों? क्योंकि हो सकता है, मेरे पास तो कोई इसके खिलाफ की एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि हो सकता है कि यूनिवर्स एक कांस्टेंट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में फंसा हुआ हो। यूनिवर्स पहले एक्सपैंड करता हो अपनी लिमिट पे जाके, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता हो, वो इतना कॉन्ट्रैक्ट होता हो कि उसके बाद वो बिग बैंग से वापस एक्सपैंड होना शुरू होता हो, और इस तरीके के एक लूप में यूनिवर्स फंसा हुआ हो। इस तरह से हमारा यूनिवर्स नेसेसरी एग्जिस्टेंस बन जाता है। फेयर पॉइंट। मगर एक थोड़ी सी हमारे पास मसला आ जाता है कि यूनिवर्स किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है? लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनको हम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो लॉज ऑफ फिजिक्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो यूनिवर्स किन लॉज के ऊपर चल रहा है? इसका आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स और यूनिवर्स एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि लॉज ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर देता है और यूनिवर्स लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कहीं देखा देखा आर्गुमेंट नहीं लग रहा? हमारे पास एक सेट है कंटिंजेंट चीजों का, डिपेंडेंट चीजों का, जो परफेक्टली एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रही है, मगर फिर भी हमें इस सारे सेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस सेट से बाहर निकल के एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस को एडमिट करना पड़ता है। फिर इसके बाद अक्सर रिलीजियस लोग एथिस्ट से पूछते हैं कि यूनिवर्स नथिंगनेस से कैसे आ सकते हैं? तुम ये कह ही कैसे सकते हो कि हाउ कैन नथिंग मेक एवरीथिंग? उसका जवाब बहुत सिंपल है और बहुत वैलिड है, कि हमारे पास नथिंगनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे सारे यूनिवर्स में कहीं भी नथिंगनेस एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नथिंगनेस से यूनिवर्स नहीं बन सकता। ट्रू नथिंगनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। तो पर क्या कंक्लूजन निकला? डू वी हैव प्रूफ कि गॉड एग्जिस्ट करता है? नहीं। ऐसा होता तो एथिस्ट एग्जिस्ट ना करते होते। डू वी हैव प्रूफ कि गॉड डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई रिलीजियस लोग नहीं एग्जिस्ट करते होते। All we have is faith. Either you can have faith in nothing or you can have faith in God. That is it from me for now. Until next time.